जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक, संपादक, आलोचक डॉक्टर हरिराम पाठक जी के साथ दिल्ली से। तो हम लोग प्रमाता को लेकर बातचीत कर रहे हैं। विचारक और आलोचक अरुण माहेश्वरी का जो लेख है प्रमाता अनीहा क्यों, मतलब प्रमाता की जो उदासीनता है हिंदी साहित्य में। तो पिछली बार हम लोगों ने बातचीत की थी प्रेमचंद को लेकर और उनकी जो रचना है, चर्चित रचना, उनके उपन्यास गोदान को लेकर के। गोदान में जो पक्ष हैं वो प्रमाता में के जो है किनके पक्ष में है, प्रोफेसर मेहता या फिर होरी गोबर धनिया के पक्ष में, या मालती और प्रोफेसर मेहता के पक्ष में। आजादी के दौरान 1936 के आसपास की जो आजादी की लड़ाई थी उसमें प्रेमचंद अपने साहित्य के माध्यम से कुछ चीज पेश कर रहे थे और भविष्य भी बता रहे थे कि दरअसल क्या आने वाली तस्वीर होगी। तो आप उन तस्वीरों को अगर देखें और उसके बाद का जो स्खलन होता है, माने लगातार जो उस समय देखिए गे हों या फिर यशपाल हों या फिर जनेंद्र कुमार हैं, उनकी रचनाएं एकदम जो है वो उत्तर आधुनिकतावाद की चपेट में आ गई है। अश्लीलता है, न्यूडिटी है, कहीं न कहीं एकदम से क्षणभंग उड़ता है। समाज का जो सामाजिक दायित्व जो एक लेखक का होता है, जो प्रेमचंद उसकी नींव ही तैयार कर रहे थे, जिसमें छायावाद भी है। छायावाद से अलग एकदम एक तरह से प्रेमचंद एक यथार्थ की धरातल पर जो कहिए कि जो साहित्य को और समाज को, संस्कृति को और कहीं न कहीं एक राजनीति को भी उस रूप में देख रहे थे। बाद में जो लगभग 75 साल में जो स्खलन हुआ, पूंजीवाद, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकता, उसमें चरित्र का सबसे ज्यादा स्खलन हो गया। प्रेमचंद कम से कम व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में, अपने जीवन की ईमानदारी में कहीं न कहीं अपने व्यक्तित्व को बचाए रखे थे। बाद में ठीक है कि उनके घर परिवार को लेकर भी तरह-तरह की चीज कही गई और तमाम तरह की चीज आई भी। लेकिन कम से कम एक व्यक्तिगत तौर पर जो ईमानदारी, जो चरित्र होता है जिसको बचाए रख जाना, आज की तारीख में जो नहीं है कि हिंदी परिवार का मतलब होता है पूरा, एक घर में अगर एक प्रोफेसर हो गए तो पूरा परिवार हिंदी परिवार हो, बहू से लेकर बेटी से लेकर दामाद से लेकर बेटा तक सभी हिंदी परिवार हो जाते, सभी हिंदी की सेवा कर रहे हैं। हिंदी की क्या जी, सेवा हो रही है तो अलग मामला है, लेकिन हिंदी परिवार की जो सेवा हो जा रही है, जिसके यथार्थ को भी आप समझ रहे हैं। जी। जी, ये तो बात बिल्कुल सच है कि प्रेमचंद ने जिन मूल्यों को जिया, उन्हीं मूल्यों को अपने किताब में भी, पुस्तक में, उपन्यास में या कहानियों के माध्यम से चरितार्थ भी किया। तो जो वे पुस्तक में दिखाई देते हैं, वहीं वे साक्षात भी उनका रूप रहा है। और यही कारण है कि कहीं छद्म वेश उनका नहीं है, सब जगह मूल्य है। पात्र जो हैं उनके, वे मूल्य की ही बात करते हैं, यथार्थ की बात करते हैं। और यही कारण है कि प्रेमचंद का एक युग रहा, और उस युग में चाहे सुदर्शन जी हो या अन्य कोई लेखक हो, उपन्यासकार, कहानीकार हो, उनमें एक मैं देखता हूँ कि प्रेमचंद का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा हुआ है। लेकिन जब प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र कुमार का समय आता है, तो उसमें देखा जाता है कि परिवर्तन के नाम पर लोगों ने बहुत ज़्यादा उच्छृंखलता पैदा की। अपने वो लोग चाहते थे कि जो कथात्मकता है प्रेमचंद के उपन्यासों में, कहानियों में, जो स्थूलता है, उस स्थूलता और कथात्मकता से हट करके कुछ नया करें। मनोविश्लेषणात्मक कहानियों की रचना होने लगी, और मन के विश्लेषण तो कम थे, वहाँ कुंठा ज्यादा थी। और उसी कुंठा को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में स्थान नहीं दिया। उनके जो पात्र रहे वो खुले रहे, और जहाँ हमारा खुद भारतवर्ष का जो समाज रहा है वो खुला रहा है। इसमें खुले विमर्श होते रहे हैं स्त्री पुरुषों के बीच भी। वह विमर्श बहुत दिनों तक बंद रहा, और प्रेमचंद अपने उपन्यासों और कथानकों के माध्यम से उस विमर्श को पुनः सृजित किया। प्रमाता का, माता। यस सॉरी, प्रमाता, हाँ,
प्रमाता का जो नाम हम लोग दे रहे हैं वह उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उन्होंने उस विचार विमर्श को, जहाँ पुरुष और महिला एक साथ बैठ करके विमर्श करते थे। आप सामान्य रूप से यदि हम उदाहरण दें तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती और शंकराचार्य के बीच में जो विमर्श हुआ ज्ञान का, मंडन मिश्र के पराजित होने पर, शंकराचार्य के द्वारा पराजित होने पर भारती खुद आती है और कहती है कि मैं अर्धांगिनी हूँ और आधा अंग को ही आपने पराजित किया है, मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगी, और शास्त्रार्थ करती है। तो गोदान उपन्यास में भी आप देखते हैं, भले वो उसको हम कुछ दूर तक निगेटिव चरित्र के रूप में, नकारात्मक चरित्र के रूप में भी देखते हैं, लेकिन है तो, क्योंकि कोई भी सकारात्मक चरित्र को उभारने के लिए नकारात्मक चरित्र की भी आवश्यकता होती है। और वहां पर प्रेमचंद ने नकारात्मक चरित्र को इसलिए उठाया है कि सकारात्मकता को बल मिले, शक्ति मिले, वहां धनिया को शक्ति मिले। तो मालती की अपेक्षा धनिया अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मालती जो है वो शहर में है, पढ़ी लिखी है, संपन्न है, दर्शन का ज्ञाता है, सब तरह से संबद्धता होते भी, और इधर धनिया में कुछ न होते हुए भी वो इतनी सबल है कि वो सबके सामने बोल सकती है, अपने अभावों का रोना न रो करके। क्योंकि जिस समय प्रेमचंद इन कहानियों को साकार रूप दे रहे थे, उस समय में अभाव का रोना नहीं रोया जाता था। तो माना जाता था कि हमारे जीवन का एक अंग है अभाव भी, और वो स्वतः आदमी जीता था, रो करके नहीं। होरी अंत तक कोई रो करके, तड़प करके, चाहे बहुत अपना दुख रो करके जिंदगी नहीं काट रहा है, उसमें सबलता है। चाहे अन्य भी जो पात्र हैं, बाद की उनकी जो कहानियां हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन अवश्य आया है यथार्थवाद के नाम से, लेकिन वो भी समाज की हकीकत ही रही है। तो हम ये देखते हैं कि अब इसे बहुत दूर खींच करके ले जाएंगे। आज आपने जो बात नहीं, उठाई, खींच करके नहीं है। हाँ, उनके समकालीन ही प्रायः ये लोग थे वो, या खासकर रचना। ठीक है कि जैनेन्द्र 1925 के आसपास, 27-28 के आसपास लिखने लगे थे। अज्ञे का भी समय काल लगभग वही है। यशपाल जी का समय काल भी लगभग लेखनी का वही है। और भी लोगों को देख सकते हैं उसमें। भुवनेश्वर भी थे जिनकी रचना बहुत कम है, और सुदर्शन जी का नाम आपने लिया ही। अचानक से जो प्रेमचंद एक परंपरा, एक बुनियाद की नींव रख रहे हैं, वो बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। भारत जैसे देश में आजादी की लड़ाई चल रही है। सैकड़ों साल से एक देश लगातार गुलामी दर गुलामी को झेल रहा है किसी न किसी रूप में। सभ्यता संस्कृति पर बहुतेरे हमले हुए। वहां से एक कहीं ना कोई मानवतावादी सोच को वो आगे ले रहे हैं। एक मूल्य, मानवतावादी मूल्य के साथ वो कहीं न कहीं उस मूल्य को एक पैदा कर रहे हैं, एक जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं अपने रचनाओं के माध्यम से। ऐसी बात नहीं है कि उस समय आजादी की लड़ाई में भी जिस तरह से गांधी जी हिंदी की वकालत करते थे, लेकिन कर नहीं पाए। नेहरू जी जैसे लोग की पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई थी, या फिर अंग्रेजी का एक मॉडल जो था, तमाम उस समय के अधिकांश नेता जो थे विदेश से पढ़ कर के आए थे, और अंग्रेजी ही उनकी मूल रूप से मूल उनकी सोच समझ की भाषा बन गई थी। तो एक यह भी कहा जा सकता है कि न कहना चाहे कि एक दरिद्र भाषा, एक बनती हुई हिंदी थी, उसमें मूल स्थापना की कोशिश, और उसमें आते ही आप नंगाई परोसने लगे। ये कैसे संभव है? ये तो आपके चरित्र पर सवाल उठाता है। और प्रमाता की खोज दरअसल यही है कि आप मूल से कट गए तो बीच में आपका जो होगा वो तिलंगबाजी ही खाली होगी। आप खाली पतन यही करेंगे, खाली तिलंगी उड़ाएंगे आप उसमें, चूंकि आपकी बुनियाद आपके पास नहीं है। जी। तो वही मैं बात कर रहा था कि लगभग उनके समय में ही रचनाएं होने लगी थी। जैनेन्द्र कुमार जी की शैली भी भले अलग हो गई प्रेमचंद जी से, लेकिन उन्होंने शैली जो अलग की, हालांकि पत्र व्यवहार तो दोनों के बीच में था, दोनों के बीच में संवाद थे, लेकिन एक मैं देखता हूँ चीज कि जो प्रमाता की बात आप कर रहे हैं, जो ज्ञान है, जो स्थिरता है, और भारतीयता के प्रति जो समर्पण भाव है,
यह प्रेमचंद में जो मैं देख रहा हूँ बाद के भी साहित्यकारों में है, लेकिन बहुत विकृत रूप में आया है। जैसे मैं जैनेन्द्र कुमार जी की एक सुनीता उपन्यास का उदाहरण दे रहा हूँ। सुनीता उपन्यास में जो नायिका है सुनीता, वो सीधे बहुत देर एक हरिप्रसन्न है, सुनीता के पति श्रीकंठ जो है उनका एक मित्र है हरिप्रसन्न, और वो आता है सुनीता को ट्यूशन पढ़ाता है। सुनीता के पति की भी स्वीकृति है, बाद में उसको क्रांतिकारी बनाने लगता है, उपदेश देता है कि क्रांतिकारी बन जाओ। क्रांतिकारी बनाने के फेर में एक जंगल में ले जाता है जहाँ वो सुनीता से कुछ चाहता है और सुनीता बिल्कुल नंगी हो जाती है और कहती है कि लो मुझे, और फिर वो अपनी आंखों पर हाथ रख देता है, आंखें बंद कर लेता है। इस चरित्र को गांधीवादी दर्शन कहा गया है। आलोचकों ने कहा है कि गांधीवादी लेखक थे जैनेन्द्र जी, और इस तरह दिखाए हैं कि पूरी अहिंसात्मक दृष्टि, माने हरिप्रसन्न को कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसके सामने जिस रूप में खड़ी होती है वो स्वयं अपनी आंखों पर हथेली रख लेता है, प्रसन्न रख लेता है, हरिप्रसन्न, वो सुनीता नहीं। सुनीता ने जब सुनीता को नंगा देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन खुद वही चाहता है कि वो नंगी हो, और जब देखता है तो तो ये किस तरह के पात्र हैं? एक ही आदमी, मैंने सोचिए, ये तो पूरे का पूरा एक तरह से देखिए कितना घालमेल हो गया इस तरह से। पूरा घालमेल तो हुआ ही है। इसीलिए प्रेमचंद को भले लोग दिखाते हैं, बहुत जगहों पर मैंने भी पढ़ा है कि प्रेमचंद और जैनेन्द्र के बीच में काफी मित्रता थी, पत्र व्यवहार थे, सब ठीक था, लेकिन मैंने देखा एक जगह उनकी उक्ति भी है प्रेमचंद जी के कि तू इस तरह से दिखाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। प्रेमचंद ने डांटा है वहां पर। मेरे पास पूरा प्रेमचंद की चिट्ठी पत्री दिनेश्वर कर्ण जी की का जो एक आलेख है उसमें मैंने पूरा दिखाया है, अपने आलोचना कोश में भी उसको लेख वैसे ही रख दिया है। तो मैं यही कहता हूँ कि आजकल की आलोचना में मैंने कहीं भी देखा कि थोड़ा किसी आलोचक की नजर पड़ी हो और कोई कहे कि यह जो दृश्यांकन है जैनेन्द्र कुमार का, वह उस समय उस काल के लिए उचित नहीं था, चाहे आजकल के लिए भी, कि स्त्री जाती है जंगल में क्या क्या कहानियां होती हैं। कोई मैंने मैं जो विकृति देखता हूँ मनोविश्लेषण के नाम पर, जो विकृतियां परोसी गई हिंदी उपन्यास साहित्य में, वह प्रेमचंद से हट करके एक नई शैली विकसित करने के नाम पर, लेकिन नई शैली क्या, वहां से तो पूरा उपन्यास साहित्य ही लगभग समाप्त प्राय होने लगा। बाद के लोगों ने फिर सामाजिक चित्रण करना प्रारंभ किया, अपने जमीन पर फिर लौटने लगे लोग, वो अलग बात है। लेकिन प्रेमचंद की अधिकांशतः जो उपन्यास हैं, दो चार जो भी उपन्यास हैं चाहे कहानियां हैं, उसमें यही सब दृश्य है जैनेन्द्र जी के। प्रेमचंद ने इसका विरोध किया उस समय, तो उसी समय इसका विरोध हुआ था जब प्रेमचंद जी ने विरोध किया था उसी समय, तो इससे स्पष्ट बात होती है कि उनकी सोचावट क्या थी। उस समय जो स्वतंत्र स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, स्वाधीनता आंदोलन के कितने पात्र वहां पर आए हैं, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। अच्छा, उनके मन में एक और भी चिंतन था, हालांकि राजनीतिक पात्र भी उनके उपन्यासों में कहानियों में आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ी उनके मन में यह चिंता अवश्य थी कि राजनीतिक लड़ाई तो राजनेता लड़ ही रहे हैं, हमारे पात्र भी बीच बीच में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक लड़ाई लड़ना। और इसीलिए अछूतोद्वार हो या वेश्या समस्या हो, उसके लिए नया सेवा सदन स्थापित करने की बात हो, अथवा दहेज प्रथा हो, बेमेल विवाह हो, अथवा गोदान की समस्या हो, या जो किसान है वो दिन पर दिन मजदूर बनते जा रहे हो उनकी समस्या हो, या कर्मकांड के नाम पर रुपए पैसे पानी के तरह बहा देने की बात हो, कर्ज लेकर के जीने की, इन सब चीजों को जो सामाजिक समस्या है इसको प्रेमचंद ने गहराई से उठाया कि राजनीति का एक भाग तो जो राजनेता हैं, जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले हमारे वीर सिपाही हैं, वो तो ये काम कर ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी है सामाजिक लड़ाई लड़ना और उस सामाजिक स्तर पर लोगों को और जागरूक करने का काम। हिंदी को लेकर भी आप देखेंगे 1936 में
जी आनंद जी को संबोधित है एक पत्र। आनंद जी ने भारतीय भाषा परिषद की कार्यवाहियों को अंग्रेजी में चलाने का विरोध किया था। प्रेमचंद इस संस्था से जुड़े थे। प्रेमचंद ने लिखा था, जब कांग्रेस की सारी लिखा पढ़ी अंग्रेजी में होती है तो भारतीय साहित्य परिषद तो उसी का बच्चा है। मंत्री जी हिंदी नहीं जानते मगर हिंदी के भक्त अवश्य हैं। अगर आप ऐसे भक्तों को दबाएंगे तो वह भाग खड़े होंगे। अब एक बच्चा है, आप उसके सामने जिस तरह के जैनेंद्र हो, अज्ञेय हो या फिर यशपाल हो जो पात्र क्रिएट कर रहे हैं, आप सोचिए बच्चा को आप क्या दे रहे हैं? बच्चा को लॉलीपॉप दे रहे हैं, अश्लीलता दे रहे हैं। सोचिए। यही तो मैं देखता हूँ कि मनोविश्लेषण के नाम पर हो या इतना ही नहीं, मार्क्सवादी 1 दिसंबर 1935 को उन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी को इस विचारधारा की पुष्टि में यह उल्लेखनीय पत्र लिखा, मैं ऐसे महान आदमी की कल्पना ही नहीं कर सकता जो धन संपत्ति में डूबा हुआ हो। जैसे ही मैं हाँ किसी आदमी को धनी देखता हूँ, उसकी कला और ज्ञान की सब बातें मेरे लिए बेकार हो जाती हैं। मुझको ऐसा लगने लगता है कि इस आदमी ने वर्तमान समाज व्यवस्था को, जो अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर आधारित है, स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार कोई भी बड़ा आदमी जो लक्ष्मी से असंपृक्त नहीं है, मुझको आकर्षित नहीं कर सकता। यह बहुत संभव है कि मेरे मन के ढांचे के पीछे जीवन में मेरी सफलता हो सकता है कि बैंक में अच्छी रकम रखकर मैं भी औरों जैसा ही हो जाता, उस लोभ का संवरण न कर पाता। लेकिन मैं खुश हूं कि प्रकृति और भाग्य ने मेरी मदद की है और मुझे गरीबों के साथ डाल दिया है। इससे मुझे मानसिक शांति मिलती है। 1900 कितना में 1935 1 दिसंबर बनारसी दास चतुर्वेदी को उन्होंने पत्र लिखा था। वही पत्रों के माध्यम से बहुत सारी बातें जो है वो आती है जो प्रेमचंद अब के सोचिए, धन इस का उस समय विरोध कर रहे हैं, उनको आप उनको इस रूप में देखिए कि आजादी कितनी, ये जो आजादी मिलने जा रही है और आजादी मिलेगी कोई किसी मूल्य को लेकर नहीं, एक अंधाधुन पूंजीवाद और आधुनिकता की तरह है। और उसमें जो है वो गरीब की गरीबी बेतहाशा हो जाएगी और अमीर जो है कुछ चंद लोग रह जाएंगे, जो 75 साल में हम लोग देख रहे हैं। पक्ष रूप से कुछ कहने की हिम्मत भी तो थी ना। अब प्रेमचंद की बात हम लेते हैं तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ जैनेन्द्र जी के परख उपन्यास का, कि जैनेन्द्र जी ने अपने एक पत्र में परख की समीक्षा के संबंध में प्रेमचंद को लिखा था। चाहते थे कि परख की समीक्षा प्रेमचंद जी, तो उन्होंने लिखा था, उस पत्र का मैं कुछ अंश बांच रहा हूँ। परख की आपकी आलोचना तो चलती सी ही रही। परख की आलोचना जो प्रेमचंद जी ने की, तो चलती सी आलोचना जैनेन्द्र जी ने कही है कि परख की आपकी आलोचना तो चलती सी ही रही, जैसे बड़ी भीड़ के वक्त लिखी गई हो। कहते कि बहुत भीड़ भाड़ में आपने शायद लिख दी थी। प्रेमचंद जी क्या उत्तर देते हैं? प्रेमचंद जी के द्वारा इस पत्र का जवाब तीखा है, जो उनके आलोचक के शील को उजागर करता है। प्रेमचंद की जो आलोचना थी उसका शील क्या था, उसका चरित्र क्या था, उस चरित्र को उजागर करती है उनकी बात। लिखते हैं, परख की आलोचना जल्दी तो नहीं की, लेकिन अपनी दानिश में मुझे जो कुछ करना चाहिए था वह कह चुका। मैं समालोचक बहुत खराब हूँ। पुस्तक पर पाठक की त्रुटि से निगाह डालता हूँ और जो भाव जम जाता है वहीं लिखता हूँ। चिट्ठी पत्री 2, पत्र संख्या 13 अप्रैल 1931 की बात है ये। यहाँ एक ऐसे आलोचक को देखा जा सकता है जो अपनी प्रतिपत्तियों के प्रति 1901 सजग 1921 ने 1931 1931, यस 1931 की, हाँ 1931 1931 है, हाँ। जी। तो 1931 में इस तरह की बात वो लिखते हैं, जैनेन्द्र कुमार को सीधे कहते हैं कि मैं समालोचक बहुत खराब हूँ। और जैनेन्द्र जी उन पर आरोप लगाते हैं कि बहुत चलती भाषा में जल्दीबाजी में आपने समीक्षा लिखी है। इसका मतलब कि प्रेमचंद को जिन बातों से प्रेमचंद असहमत थे वही बातें वो लिखते थे। यह नहीं कि कोई बनावटी बात न हो, कोई हमारी मित्रता है तो उनकी किताब की हम प्रशंसा कर दें, ऐसी बातें नहीं थी। तो जैनेन्द्र जी भी असहमत नहीं थे। बाद में उन्हें मालूम हुआ और प्रेमचंद जी
मानते हैं कि उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन हाँ, ये चेताने की बात जो है, जो कहने की निर्भीकता है, सादगी में ही कितनी बड़ी बात कह देनी, इसे प्रेमचंद की समीक्षा दृष्टि का भी एक करिश्मा कहा जाएगा, एक उनकी दृढ़ता कही जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। नारी अस्मिता को लेकर के भी प्रेमचंद ने बहुत कुछ बातें कही है। जैसे कि नारी अस्मिता को देखने समझने की प्रेमचंद की अपनी दृष्टि थी। उन पर आर्य समाज का भी कहा जाता है कि प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रहा है। तो जो भी बातें उन्होंने कही कि भारतीय समाज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जबकि विदेशी और देशी समाज की मान्यताएं और विचारधाराएं आंदोलित हो रही है। बहुत सारे सामाजिक बंधन और वर्जनाओं की अर्गलाएं टूटने को कसमसा रही है। इसका गहरा संबंध राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी है। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता थी। यही कारण है कि प्रेमचंद जैसे कथाकार की रचनाओं में, खासतौर से कथा साहित्य में, नारी का रूप बदलते हुए दिखाया गया है। और यही वजह है ऐसे ही है। प्रेमचंद यह भी देखेंगे कि प्रेमचंद साहित्य में गलदस्रु भावुकता को साहित्य का जनाना पर मानते थे। उनका हाँ हाँ। विचार था कि साहित्य में मर्दानापन होना ही चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने निगम को लिखा, मुझे यह जनानापन पसंद नहीं, मैं लिटरेचर को मैस्कुलाइन देखना चाहता हूँ। फेमिनाइन ख्वाह वह किसी भी सूरत में मुझे पसंद नहीं। इसी वजह से मुझे टैगोर की अक्सर नज़में नहीं भाती। यह मेरा फितरी नुक्स है, क्या करूं। असरार भी मुझे वही अपील करते हैं जिनमें कोई जिद्दत हो। गालिब के रंग का मैं आशिक हूँ। अजीब लखनवी के गुलकदे की खूब सैर की थी, मगर बदकिस्मती से आज तक एक भी शेर मौजू नहीं कर सका। न जी चाहता है। गालिबन शायराना हिस मने संवेदना दिल में ही नहीं। समझ रहे हैं? हाँ। और उससे आगे बढ़ते हैं, साहित्य को स्वदेश और लक्ष्योन्मुख होना चाहिए। साहित्य की दृष्टि में साहित्य के 3 लक्ष्य हैं, परिष्कृति, मनोरंजन और उद्घाटन। लेकिन मनोरंजन और उद्घाटन भी उसी परिष्कृति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि लेखक का मनोरंजन केवल भाड़ों का, नक्कालों का मनोरंजन नहीं होता, उसमें परिष्कार का भाव छिपा रहता है। उसका उद्घाटन ही परिष्कृति का उद्देश्य सामने रखकर ही होता है। हम गुप्त भावों को इसलिए नहीं दर्शाते हैं कि हमें उनकी दार्शनिक विवेचना करनी है, बल्कि इसलिए कि हम सुंदर को आकर्षक, असुंदर को हेय दिखाना चाहते हैं। विनोद शंकर व्यास को पत्र 10 सितंबर 1935 के आसपास है ये। जी। देखिए, जिस आधार पर प्रेमचंद का मूल्यांकन होना चाहिए था, वह बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, नहीं हो पाया है अभी तक। क्योंकि किसी भी रचनाकार की जब हम आलोचना करेंगे। इतना ही नहीं, आप अभी देखिए, उस विवाद को भी देखिए। हाँ प्रेमचंद साहित्य में नग्नता के विरोधी थे, अब सीधे यहाँ एकदम रिजेक्ट हो जाते हैं उनकी नजर में। अब जनेंद्र हाँ। जैसे लोगों के भी प्रशंसक हैं, चूंकि पैसा उनके पास आ गए, वो प्रोफेसर हो गए, वो तमाम उनके पास सुविधाएं आ गई, प्रेमिकाएं आ गई, कार आ गई, बंगले आ गए, कोठे आ गए, कोठियां आ गई, हवेली आ गए। वो सीधे कहते हैं प्रेमचंद साहित्य में नग्नता के विरोधी थे। चॉकलेट का उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन कथित घासलेटी साहित्य विरोधी आंदोलन का पक्ष नहीं लिया। बल्कि बनारसी दास चतुर्वेदी को इसके लिए साधुवाद दिया कि घासलेट साहित्य का आंदोलन आपने बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया। घासलेटी साहित्य विरोधी आंदोलन की स्पिरिट के प्रेमचंद समर्थक थे। चतुर्वेदी को लिखे विस्तृत पत्र में उन्होंने अपनी आलोचना दृष्टि प्रस्तुत की। मैं साहित्य में नग्न कुवासनाओं का निर्दर्शन बहुत ही हानिकारक समझता हूँ। चॉकलेट आदि को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका पंपलेट छापना है। साहित्य में आपको लाने की जरूरत नहीं। अगर कोई आदमी चोरी को रोकने के लिए चोर कथा की व्याख्या करे, यूं घर वालों को मिलाया, यूं रात को गया, यूं ताले को तोड़ा, यूं सेंध लगाया, यूं घर वालों को जगने पर दुबक गया, फिर सबने सो जाने पर यूं माल उड़ाया, तो चोर को चाहे उससे लज्जा आए या ना आए, पर ऐसे लोगों को यह कला आ जाएगी, जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं पाठकों को।
जो कभी चोरी का साहस न कर सकते थे। बहुत से लोग केवल इसीलिए वेश्याओं से बचे रहते हैं कि उन्हें कूचे की रीति नीति नहीं मालूम। अगर कोई वेश्यागामिनियों को लज्जित करने के इरादे से ही क्यों न हो, उस रीति का रहस्य खोल दे तो उन लोगों को झिझक दूर हो जाएगी और वे खुले खेलेंगे। साहित्य का प्रमाण चरित्र पर बहुत पड़ता है। देखिए, जो मैं शुरू में कह रहा था कि साहित्य का प्रभाव चरित्र पर बहुत पड़ता है। साहित्य का उद्देश्य ही चरित्र का निर्माण है, इसलिए इस काम में अपने आदर्शों को पवित्र रखना चाहिए। यह जो है उनको जो पत्र लिख रहे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी को। जी। अब इतना तो खुल कर के वो लिख रहे हैं, आप सोचिए ना। अब इसके देखिए, इन सब बातों को आलोचना में बहुत दिनों तक छिपाया जाता रहा है, अभी तक भी ये सब बातें खुल कर के यहाँ स्पष्ट हुई। जो पत्र लिखा गया प्रेमचंद जी द्वारा बनारसी दास चतुर्वेदी को, चाहे अन्य को भी, चाहे जैनेन्द्र और प्रेमचंद के बीच में ही पत्राचार जो हुए, उसमें उनके मौलिक विचार उभर करके सामने आए हैं। उन मौलिक विचारों को हमने आधार नहीं बनाया उनकी आलोचना का, बल्कि हम यही शोषक और शोषित, जमींदार और दलित, यही सब रटते रहे। अधिकांशतः तो हमने आलोचना में यही देखा है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ सुनीता उपन्यास के बारे में। प्रेमचंद जी की जो धारणा है उसे आपने जो मौलिक चिंतन के रूप में, या उनकी जो मूल्यवत्ता है उसके विषय में आपने जो प्रश्न उठाया था, प्रेमचंद संकेत में आरोप लगाते हैं कि हरिप्रसन्न ने सुनीता को बहकाया, पथभ्रष्ट किया। इसके लिए वे शेड्यूल शब्द का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं सुनीता ध्वज धारिणी बने, इसमें कोई हर्ज नहीं, नहीं वह गौरव की बात है उसके लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन हरिप्रसन्न के मन में यह कुत्सित भावना क्यों? ध्वज धारिणी के पद से गिराकर उसे व्यभिचारिणी के पद पर क्यों लाना चाहता है? पहले तो हरिप्रसन्न उकसाता है कि देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, इसमें तू चलो, ध्वजा उठाओ, क्रांतिकारी बनो, नारे लगाओ। लेकिन वहीं उसे जंगल में ले जाता है तो निर्वस्त्र होने के लिए कहता है। तो वहीं कहते हैं प्रेमचंद कि ध्वज धारिणी के पद से गिराकर उसे व्यभिचारिणी के पद पर क्यों लाना चाहता है। वे यह भी कहते हैं कि अगर सुनीता विवाहिता न होती, अगर वह प्रेम सत्या के साथ निभाता तो कोई बात न थी। विरोध है तो इस बात को लेकर कि जब श्रीकांत और सुनीता में एक मुजाहिदा हो चुका है और वह मुआहिदा उसे स्वीकार है, तो फिर यह व्यवहार क्यों? यह उसे अच्छा नहीं लगता। प्रेमचंद नारी पुरुष के संबंधों को लेकर खुले और विचार के स्तर पर प्रगतिशील है। तो देखिए, वहां में तो जहाँ सीधे प्रेमचंद इसमें को सीधे आते हैं कि प्रमाता की दृष्टि से अगर देखें तो ये सब जो नक्कारवादी ये लोग जो थे, प्रेमचंद के मूल्य को उनके रहते भर में भी तहस नहस कर दिया। और प्रेमचंद जब गए तो तमाम जो राजनीति भी हुई तो वो एकदम पूंजीवाद की कहीं ना कहीं एक ढंग से कहिए कि वो मूल्यहीन सब होती गई है चीजें। जो यशपाल का लेखन आप देखें उसी रूप में दादा कॉमरेड वगैरह या तमाम जो इसको लेकर काफी राजेंद्र ये रामविलास शर्मा वगैरह ने काफी कुछ लिखा है उन सबको लेकर के। और उसके बाद जैनेन्द्र को खुद प्रेमचंद ही उस अपने समय में ये कर रहे हैं। और इस तरह के घासलेटी साहित्य जो एक था, घासलेटी साहित्य चॉकलेट जो एक कहानी थी इनकी उग्र जी की, जिसको लेकर ये घासलेटी साहित्य का ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका मतलब है हाँ कि हाँ उस समय जो प्रभाव पड़ने लगा था, जो खासकर पूंजी, अब निश्चित तौर पर पूंजीवादी परिवार के ही कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे परिवार के थे ये जैनेन्द्र कुमार जो थे। यशपाल भी थे ही, यज्ञ भी एक अच्छे खासे परिवार से आते थे। तो इन लोग ने प्रेमचंद की जो मूल्य बोध की जो सोच जो विचार था उसको वहीं पर इन्होंने पटकनी दे दी और अपने जो उनके जीवन के जो स्रोत या जो उत्थान जिसमें उत्कर्ष उनका हुआ था वो लेकर के आगे बढ़ गए। उसमें अंग्रेजी साहित्य मददगार हो गया, अंग्रेजी पूंजी या अंग्रेजी विचार मददगार हो गए। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात और आपने प्रमाता कहा। इसमें छूट गया। उत्तर आधुनिकतावाद जो हम लोग 80 के दशक की बात कर रहे हैं, लेकिन नग्नता और नंगई जो है ये लगभग समझिए कि आपके हिंदी साहित्य में 30 से ही कहीं ना कहीं परोसा जाने 30 लगा है। से ही, उसी समय से
प्रेमचंद के समय से ही शुरू हुआ। प्रेमचंद जी से अछूते रहे वो अलग बात है, लेकिन इन लोगों ने, जैनेन्द्र जी ने हो चाहे और भी आगे जी, तो आए ही फिर उसी ढर्रे की कहानियां। तो इन सब बातों को लेकर के यशपाल की जो दिव्या है और उसी को देख और लीजिए। आजादी का जो संकल्प था, जो आजादी का जो भाषाई कम से कम साहित्यकारों के माध्यम से आप जो एक संकल्प लेते हैं, वो संकल्प लगभग जो है उसी समय कुचल दिया गया था। उसी समय कुचल दिया गया था। आज़ादी का साहित्यकारों की एक जो सोच थी आज़ादी को लेकर के, वह कुचल दिया गया। और आज़ादी का गलत, मैं तो सुनीता का उदाहरण जो दिया, आज़ादी का कितना गलत उपयोग कम से कम साहित्यकार के मुख से एक इस तरह से किया जाए। हरिप्रसन्न, आज़ादी का क्या रूप है? प्रेमचंद उसी समय प्रश्न उठाते हैं। आखिर हम आज भी प्रेमचंद प्रेमचंद क्यों रटते हैं? खूबी तो है इसीलिए। जैनेन्द्र जी को वह स्थान क्यों नहीं मिल पाया? अज्ञे जी को वह स्थान क्यों नहीं मिल पाया? यह प्रश्न है और हमेशा पूछा जाएगा साहित्य में। लेकिन हुआ क्या कि अब प्रगतिशील लेखक संघ मंच जब लखनऊ में उसका अधिवेशन हुआ, प्रेमचंद जी अध्यक्ष बने, तो साहित्य का उद्देश्य क्या है? एक बहुत लंबा भाषण है उनका जो बाद में किताब के रूप में प्रकाशित हुई। उस भाषण को प्रकाशित होने के बाद भी उन्होंने जो मूल रूप में जो तथ्य की बातें की, उसे भी कहीं ना कहीं छिपाया गया और यही कहा गया कि प्रेमचंद तो मात्र शोषक और शोषित का ही चित्रण करते रहे। ये सबसे बड़ा ठप्पा जो प्रेमचंद पर लगा ना, ये उनके अन्य विचारों को, जो विचार की जो गरिमा थी, जो गंभीरता थी, या जो आग थी, वैचारिक आग जो थी, उस पर शोषक और शोषित का लेप लगा दिया गया बहुत गहरा, और उसी के नीचे प्रेमचंद दब गए। जबकि वहीं तक नहीं है, प्रेमचंद का समाज जो है बहुत बड़ा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक अच्छी बात कही है कि यदि प्रेमचंद युग के इतिहास का भी अंत हो जाए, कहीं न मिले इतिहास, तो प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों को पढ़ करके उस समय के इतिहास का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। कहीं पर प्रमाता की जब बात आती है, ज्ञान की जब बात आती है, तो उसके साथ इतिहास जुड़ा है, दर्शन जुड़ा, उसके साथ देश की राष्ट्रीयता जुड़ी है, उसके साथ लोगों के आचार विचार व्यवहार जुड़े हुए हैं, संस्कार जुड़े हुए हैं। ये सारे संस्कार लगता है कि एक बाइक तोड़ करके और बहुत नया कुछ कर गुजरने की चीज दिखाने के मोह में हमारे उपन्यास और कहानीकार बहुत दूर भटक गए, जिनका मूल्यांकन करते हुए लोग, कोई कहता है कि यह मनोविश्लेषणवादी है, तो कोई कहता है कि ये गांधीवादी है। जैनेन्द्र जी को तो गांधीवादी कहने की परंपरा ही चल गई है, चाहे खूब दृढ़ होकर के बहुत बड़े बड़े आलोचकों को मैंने देखा और पढ़ा है, तो वही काम कह रहे हैं। लेकिन यह नहीं, जिस दृढ़ता के साथ प्रेमचंद ने प्रतिवाद किया सुनीता उपन्यास का, या अन्य भी जो उपन्यास थे और उनकी कहानियां थी जिसमें विकृतियां दिखाई गई है, उसका जितना प्रतिवाद किया प्रेमचंद ने, मैं नहीं देखता हूं कि बात की आलोचक कर पाए। वही तो हमारा अवमूल्यन क्यों हुआ? एक खास मोह में। अब देखिए, हिंदी साहित्य की एक सबसे बड़ी कमजोरी रही है, हालांकि ये सब नहीं कहनी चाहिए बातें, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, कि एक आदमी की प्रशंसा किसी ने कर दी, चाहे कोई चाल चल गई, तो वह से ग्रुप हो जाता है और बिना आगे पीछे देखे, एक विवेकशील चिंतन के बिना ही हम उतर जाते हैं फील्ड में कि जो इन्होंने लिखा है वही सही है। एक नया आयाम इन्होंने खोला है, एक नई खिड़की खोली है। वैसा ही हम अज्ञे जी के बारे में अथवा जयनेन्द्र कुमार के बारे में पढ़ते आए हैं। विद्यार्थी जीवन में यही पढ़ाया जाता है। बाद में जब वही विद्यार्थी आगे जाकर आलोचक बनता है और विश्लेषण करने लगता है, तो सोचता है कि अरे मैंने तो जो पढ़ा था वो इस तरह पढ़ा था, और आज मेरे दिमाग में इस तरह की बातें आ रही है। चाहे प्रेमचंद जैसे लोगों की जीवनियां जब पढ़ी जाती है, तब मालूम होता है कि वो अपने जीवन में एक ऐसे थे, कितने एक जिंदगी जो जी रहे थे वो मूल्यांकित थी, मूल्य की जिंदगी जी रहे थे, और सारा उन्होंने प्रतिवाद किया बुराइयों का। और वहीं हम देखते हैं कि जब कोई आलोचना होती है, कुछ लिखा जाता है, तो हम अपने संकुचित दायरे में बंद करके, जैसा कि आपने अभी कहा
कि अपने अपने हम इरादे बनाते गए और बच्चों के बारे में आपने उठाया ईदगाह कहानी में एक बच्चे का मनोविज्ञान का चित्रण करते हुए एक बच्चा भी किस तरह से सोच रहा है जो अभाव में है, उसके साथ दो चार साथी है उसके, उनकी सोचावट अलग है, लेकिन उसी में एक बच्चा ऐसा है जिसकी सोचावट अलग है, वह अपनी दादी के लिए सोच रहा है। यह मूल्य है, यह मूल्यबोध है। तो देख, असल में आप पात्र कैसे गढ़ेंगे जब खुद ही दृढ़ता नहीं रहेगी, खुद ही संकल्प नहीं रहेगा मन में, खुद ही सांस्कृतिक मूल्यों या सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रेम भाव नहीं रहेगा, तब तक हम मूल्यवान पात्र कहाँ से गढ़ेंगे। बात वही हुई, प्रेमचंद जो जिंदगी जी रहे थे, जो मूल्यबोध था उनकी जिंदगी का, वही उनके उपन्यासों में दिखाई दे रहा है, उनके पात्रों में दिखाई दे रहा है। यह बहुत सोचने समझने की बात है, और इसका मैं तो देखता हूं कि आलोचना के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। केवल हम यथा स्थितिवादी होकर के और वही चित्रण करने लगे जो दिखाए जा, और भी बहुत सारे अर्थ है, अर्थोत्पत्ति के और भी साधन है, प्रमाता को ध्यान में रख करके यदि किया जाए। अब देखिए, किसी के दबाव में जिस तरह से वो मूल्य बना रहे थे, हाँ वो एक किताब है, अज्ञे की किताब है, स्मृति लेखा। हाँ उसमें प्रेमचंद को लेकर, चूंकि प्रेमचंद के यहाँ आते जाते थे और वो मिलते थे, और उनके साथ दोपहर बेला में, चूंकि दोपहरी में उनके साथ काफी घंटों बिताते थे, तो उन्होंने कविता भेजी थी ये प्रेमचंद को, लेकिन कविता वो कभी नहीं छाप पाए। जी। तो उन्होंने देखा होगा। अब वो इसको समझिए, वो कहते हैं क्या, प्रेमचंद को लेकर जो उनका लिखा है स्मृति लेखा में, उपन्यास सम्राट शीर्षक से, कविताएं छपे न, यह तो कभी के लिए निराशा की बात हो ही सकती है, मगर यह निराशा तो मुझे अनेक पत्रों और अनेक संपादकों से मिल चुकी थी, आगे कहते हैं। और इसे मैं कवि कर्म का असाधारण जोखिम मानता हूँ, लेकिन स्वयं प्रेमचंद जी के नाम से मैंने इतनी कविताएं भेजी हूँ, और उन्होंने उनमें से एक भी नहीं पढ़ी ही न हो, इसकी तकलीफ कुछ दूसरे प्रकार की थी। और थोड़ा थोड़ा यह संदेह भी था कि एक आध तो उन्होंने जरूर पढ़ी ही होगी, और शायद उसी के बाद यह निर्णय किया होगा कि आइंदा खुद न पढ़कर सहयोगी के पास भेज दें। खैर, मैं चाहता था कि इतना वह पहचाने कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ है। यह उन्होंने समझा भी। बोले, अच्छा, अब की कविता भेजोगे तो मैं पढ़ूंगा, प्रेमचंद कहते हैं। लेकिन तुरंत ही यह भी जोड़ दिया, लेकिन मैं कविता समझता तो ही नहीं, मैं कविता समझता तो हूं नहीं, लेकिन मैं कविता समझता तो हूं नहीं, मैं पढ़ भी लूंगा तो तुम्हारा क्या फायदा होगा। मैंने आग्रह किया, फिर भी वह पढ़े और जैसी भी राय हो लिख भी दें। मैंने भी हंसकर जोर दिया, अगर आपकी राय मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देगी तो मैं भी मान लूंगा कि आप कविता तो समझते नहीं। इस पर उन्होंने कहा लगाया, और मैं भी हंसी में शामिल हो गया। फिर कुछ समय बाद मैंने फिर उन्हें 3-4 कविताएं भेजी। इस बार मैंने यह भी नहीं लिखा कि प्रकाशन के लिए उन पर विचार करें। 2-3 सप्ताह बाद प्रेमचंद जी का एक पोस्टकार्ड मुझे मिला। इसमें भी कुछ कविताओं की पहुंच का तो उल्लेख नहीं था, बल्कि मेरी कविता का ही उल्लेख नहीं था, बल्कि कविता के बारे में भी बड़ी स्पष्ट राय थी। इतनी स्पष्ट और इतनी संक्षिप्त कि मुझे आज भी जवानी याद है। हाँ, इतना जरूर है कि उस पोस्टकार्ड को मैंने कई बार पढ़ा। प्रेमचंद जी ने लिखा था, भाई अज्ञे, मुझे तो कविता ऐसी पसंद है जैसा इकबाल का यह शेर, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर गो से गंदुम को जला दो। तुम्हारा प्रेमचंद। सुन रहे हैं? हाँ यूं तो इस बात का खत इस यूं तो बात इस खत के साथ समाप्ति ही समझी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी राय नहीं बदली, और मैंने भी इसके बाद और कविताएं उन्हें नहीं भेजी। लेकिन
अनंतर उनसे मिलने पर इस पोस्ट कार्ड की चर्चा मैंने उठाई थी और शायद उसे उद्धृत करना भी प्रासंगिक है। इकबाल के वह प्रशंसक रहे यह मैं जानता था। इकबाल को की कुछ रचनाएं मुझे भी पसंद थीं और हैं, लेकिन इकबाल की चिंतन धारा के कुछ पहलू ऐसे भी थे जिन्हें स्वीकार करना मेरे लिए असंभव था। मुझे कौतूहल था कि प्रेमचंद उनके बारे में कैसे सोचते हैं, लेकिन पोस्टकार्ड में उद्धृत किए गए शेर की चर्चा मैंने हंसी से ही शुरू की। मैंने कहा, यह शेर बहुत जोरदार तो जान पड़ता है, लेकिन है तो किसान को उपदेश ही, क्योंकि स्वयं कोई किसान तो इस तरह की बात नहीं सोच सकता। प्रेमचंद जी ने कहा, क्यों? मैंने कहा, उसके खेत और उसकी मेहनत से ही उसे रोटी न मैसर हो, यह सरासर अन्याय है और इस से किसान को दुख भी होगा, लेकिन फिर भी फसल जला डालने की बात वह नहीं सोचेगा। और यह तो है ही कि जला देने से भी तो उसको रोटी नहीं मिल जाएगी। तुम क्या कहना चाहते हो कि किसान कभी पक्की फसल नहीं जलाता? कभी नहीं जलाता ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर तो यही जानता हूँ कि अदावत के कारण दूसरे की फसल जलाता है, चाहे अपने सगे भाई की हो। अपनी पैदा की हुई फसल भी जला तो सकता है, लेकिन वैसा कभी होगा तो उसका कारण दूसरा ही होगा, यह नहीं कि उसे उससे रोटी नहीं मिलेगी। प्रेमचंद थोड़ी देर चुप रहे, फिर यह तो कह नहीं सकता कि मेरा तर्क उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि उसमें कुछ सार है। यह वह मान रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं तो इसीलिए पहले ही कहता हूं कि कविता मेरी समझ से परे की चीज है। और फिर उन्होंने वही ठहाका लगाया जिसके आगे तर्क निरस्त हो जाता। आप सोचिए, एक उतना बड़ा लेखक जो हिंदी लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, एक उर्दू भाषा का ज्ञान है, शेरो शायरी का ज्ञान है, लेकिन कविता की समझ नहीं है। इतना बड़ा आपको ईमानदार आलोचक या फिर कहिए कि संपादक आपको आज की तारीख में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इसका और थोड़ा दूसरा लगा रहा हूँ। जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सब कुछ समझ रहे थे। उनकी उनकी बात जो है वो व्यंग्य के रूप में थी। क्या वो अज्ञे की लिखी हुई कविता को प्रेमचंद जी नहीं समझ रहे थे, जो शेरो शायरी को जानते थे, उर्दू का ज्ञान था, अंग्रेजी भी पढ़े लिखे थे, अपनी ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में ही करते थे प्रेमचंद जी। इतनी लंबी क्या प्रेम उस समय अज्ञे की लिखी हुई कविता उनके समझ कहानी में नहीं उन्होंने आती थी? छाप दी, वो भी जैनेन्द्र के द्वारा दी गई कहानी उन्होंने छाप दी। जब वो जेल में थे, उन्होंने अज्ञेन नहीं नाम भी वहीं नहीं से पढ़ा था। नहीं, मैं लेकिन दूसरी कविता, बात, ये संभव है कि कविता की समझ, जब वो इतनी बार बार कविता भेजने पर भी वो इनकार कर दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है वो जबरन उस क्षेत्र में प्रवेश करना नहीं 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 चाहते हैं। नहीं, एक और बात है दिव्यांशु जी, एक और बात है। बात है कविता, मैं तो ये समझता हूँ कि वो कविता समझते थे, लेकिन वो कविता काम लायक नहीं समझते थे। कि एक सचमुच में जिस परिस्थिति में जी रहे थे, जिस परिस्थिति में वो अपनी रचनाएं लिख रहे थे या रचनाकार संलग्न थे, उस समय अज्ञे जी की जो रचनाएं हैं, उन्हें हो सकता है कि उस पत्रिका के लायक न लगी हो, या क्या लेकिन अज्ञे, कविता को लेकर उनकी कोई टीका टिप्पणी ऐसे भी नहीं मिलती है, हिंदी न, को की कविताओं को नहीं लेकर नहीं के। नहीं मिलती है, प्रसाद वो को सही लेकर बात। आप देखिए, सब समकालीन है। प्रसाद को लेकर आप देखिए, उनकी कहानी, उनके उपन्यास तितली, तितली पर, फिर कंकाल पर उनकी टिप्पणी है, बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत अच्छा। प्रसाद जी इस तरह से उन्होंने भेजा भी, इसकी भी हाँ, उन्होंने तारीफ की। फिर निराला के उपन्यासों को लेकर के भी उनकी शायद कुछ नजर गई थी, कुछ उस समय हालांकि कविता में ही थे निराला अधिक। लेकिन बात कविता को लेकर कहीं कोई राय उनकी नहीं बनती है, न निराला की कविता को लेकर, न पंत की कविता को लेकर, न प्रसाद की कविता को लेकर, न महादेवी वर्मा की कविता को लेकर। यह भी है, बात कोई साक्ष्य बात एक, उपलब्ध नहीं है। जो आदमी लगातार इतनी 300 के लगभग कहानियां लिखी हो, उपन्यास लिख रहे थे, फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे तक की यात्रा की हो, फिर वो गोरकी को और रूसी साहित्यकारों को भी पढ़ रहे थे, उनसे पत्राचार भी था उनका, इतना बड़ा काम करने वाला आदमी आखिर कितना काम करे, फिर कविता की ओर मुड़े। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अज्ञे की कविता को समझते ही नहीं होंगे। अज्ञे की कविता उस धरातल पर शुरुआत में खड़ी नहीं थी जिस धरातल पर लेखन हो रहा था, और प्रेमचंद जी के जो विचार थे, जिन्होंने फटकार लगाई जैनेन्द्र कुमार को। जैनेन्द्र कुमार भी आजादी की कहानी लिख रहे थे, लेकिन दूसरी तरह से लिख रहे थे, नंगापन दिखा रहे थे,
स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए, मैं साहित्यिक भाषा में न बोल करके स्पष्ट कहूं, तो जो नंगापन और जो चरित्र वो गढ़ रहे थे, क्या वो प्रेमचंद के गले उतरने वाली बात थी? इसीलिए उन्होंने फटकार लगाई। पूरी चिट्ठियां हैं मेरे पास आलेख के रूप में, जिसको मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूं, समय नहीं है, लेकिन उन चिट्ठियों का आशय यही है कि वो उन पर भड़के हुए थे। तो वो अज्ञे जी भी तो वही अपने उपन्यासों के माध्यम से, या जो उनकी आरंभिक कविताएं हैं, आगे की आरंभिक कविताएं जो अनिश्वरवादी हैं, वो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड नहीं है, परिपक्व नहीं है। तो उस समय आरंभिक ही दौर था अज्ञे जी का भी, वो परिपक्व नहीं हुए थे। और आरंभिक रचनाएं कैसे होती है, और प्रेमचंद जी बड़े साहित्यकार को दिखा रहे हैं जो बहुत पहले से लिख रहा है। प्रेमचंद के सामने तो ये लोग छोटे ही थे, बच्चे ही थे एक तरह से। वही बात है, मैं इस भाव को और यही इसको लेता हूँ। प्रेमचंद जी कहते भी हैं, एक जगह लिखते हैं वो कि हाँ, इसको लेकर के गांधी जी ने कभी भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को हृदयहीन क्रूर समुदाय कहा था। हाँ, प्रेमचंद ने इस समुदाय को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नायाब गुलाम बताते हुए लिखा, कानून पेशा वकील, तबीब पेशा डॉक्टर, प्रोफेसर और सरकारी मुलाजिमान, इन सब ने जितनी गुलामनामा जहनीत का पता दिया है, उसकी मुझे उम्मीद न थी। यह तबका अपनी खैरियत गवर्नमेंट का इक्तदार कायम रखने में समझता है। वह एक लम्हे के लिए भी अपनी आसाइश और दुनिया तलबी को फरामोश नहीं कर सकता। जर उसका दीन और ईमान है। वह या तो आजादी चाहता ही नहीं, या उसके लिए कीमत न देकर दूसरों पर तकिया करना ही अपनी शान के मुनासिब समझता है। यह वह इस ख्याल में मगन है कि आप आजादी मिल जाएगी। कांग्रेस के दौर में अव्वल में यह सबसे खाइफ रहा। कांग्रेस के दौरे सानी में भी उसकी यही हालत रही। यह सरीह देख रहा है कि जो कुछ उसे मिला, जिसे अब वह अपना हक समझता है, वह दूसरों के इशार त्याग व कुर्बानी का नतीजा है। फिर वह वही इशार और कुर्बानी में शरीक नहीं होता। यही बुजुर्गा फिजा है, और यही नादार फिक्रे को दार फिक्रे का दुश्मन बना देता है। सीधे इनकार कर रहे हैं ये गांधी जी ने सीधे। जो कहा था। हाँ, हाँ, देखिए कितना तो दृढ़ता है। सीधे आपको तो भविष्यवक्ता के रूप में, जिस तरह से तुलसीदास जी को हम लोग देखते हैं कहीं न कहीं, कि हाँ, तुलसीदास जी जो दोहावली में कहते हैं कि चोर चतुर बटमार नट प्रभु प्रिय भड़ुआ भंड, भड़ुआ और भंड तक आ गए थे तुलसीदास जैसे भक्त कवि। हाँ, 16वीं हाँ, शताब्दी में कह दिए थे कि इन्हीं सब का समय काल होगा। चोर ब- चतुर बटमार नट प्रभु प्रिय, चोर चतुर बटमार नट प्रभु, भड़ुआ तक में ये सब जो है छा भड़ुआ तक जाएंगे। का प्रयोग कर दिया, उसी का वही होने लगा है आजकल, तो वही दिखा जा रहा है। वो तो छा गया है। और प्रेमचंद भी अगर 1930 के आसपास में यह बता रहे हैं कि ये सभी जो लोग हैं, बस गुलामी 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 ही, इनके पास कोई अपनी आजाद आजाद ख्याल ही नहीं है, तो फिर मामला ही बहुत खराब हो जाता है। हाँ, उसी ख्याल को विकसित करने के लिए प्रेमचंद ने जो कुछ भी लिखा वो लिखा। ख्याल को विकसित करने के, आजादी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक आजादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसमें लोगों को समो रहे उस और यहीं से रास्ते में। लगता है कि प्रेमचंद के बाद से ही परमाता को, इन इन सब ने जो परमाता को समझ रहे थे, दायित्व बोध, जो एक हाँ, स्वदायित्व बोध होता है, वहीं से इन लोगों ने, अंधेर गर्दों ने, जो जितने भी थे, वो सब तहस नहस कर दिए। आखिरी सवाल। बाद में साहित्य को खिलवाड़ मान लिया गया कि कुछ भी हम लिख दें और कहीं कहानी का अंत कर दे। कहानीकार तो बहुत दिनों तक ये कहते रहे ना, कमलेश्वर के युग में, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मार्कंडे जैसे बहुत से कहानीकारों ने यह बनाया कि नहीं, कहानी कहीं भी खत्म हो जाए। तो किसी ने कहा कि कहानी में कथा वस्तु का होना भी अनिवार्य नहीं है। नामवर जी ने भी बाद में इसे स्वीकार किया कि कहानी में कथात्मकता नहीं चाहिए, और बाद में फिर उन्होंने स्वीकार किया कि कहानी बिना कथात्मकता का हो ही नहीं सकती। तो अलग दोनों विचार आए। हाँ, लेकिन जिस तरह से पतन हुआ कहानी और उपन्यास लेखन का, कथा लेखन का, वो तो मतलब क्या कहा जाए। हाँ, ये है कि उसी में है, ऐसे भी लेखक हैं जिन्होंने अच्छा लेखन भी किया प्रेमचंद के बाद, एक नई राह दिखाई, दिशा दिखाई। लेकिन जो मिट्टी पर पकड़ थी प्रेमचंद की, जो संस्कृति को वे कहीं
हवाबाजी की तरह नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी से रस नहीं नहीं, खींच करके जिनको आपने उन्होंने जो आप संस्कृति कह रहे बनाई। हैं कि राह दिखाई, तो आप तो उसको बताना पड़ेगा प्रमाता पर, चूंकि हम लोग विमर्श कर रहे हैं। तो हाँ, मान लीजिए कि जो उनका सामाजिक मूल्यबोध था, राजनीतिक बोध था, फिर सभ्यता मूलक या सांस्कृतिक मूलक या भाषा मूलक, धार्मिक हुँ, मूलक हम छोड़ देते हैं, धार्मिकता हाँ, को हम लोग छोड़ देते हैं। हाँ, तो हाँ, जितने भी नैतिक, जिससे नैतिकता का बोध पैदा हो एक मनुष्य के जीवन में, वो कितना संस्कारित हो सकता है, कितना उसके पास ईमानदारी बची है, कितना ईमान वाला हो सकता है, कितना उसके अंदर पवित्रता है, सामाजिक पवित्रता बची हुई है। इसमें अगर बाद के साहित्यकारों में अगर देखेंगे, तो कोई एक पक्ष ऐसा जो पहले तो जब प्रेमचंद लिख ही चुके इतना थे, तो उससे अलग क्या उन्होंने किया? जिस तरह का हाँ, सरोकार वो पैदा कर रहे थे अपने लेखन से, प्रेमचंद, वो हाँ। सरोकार कहाँ आगे बढ़ा? हम लोग वो आगे की सरोका बातचीत में इसको टटोलेंगे। आप अपनी बात आखिरी तौर पर रखें। जी। जी, वो संस्कार बाद के कहानियों में, बाद के चरित्रों में, पात्रों में हम नहीं पाते हैं, उस तरह का नहीं है। क्योंकि मैंने भी देखा, हम लोग अज्ञे को भी एक कहानीकार मानते हैं। अज्ञे की कहानियों में तो उपन्यास अब की शेखर एक अपेक्षा। जीवनी जो है 40 के आसपास, 1940 के आसपास का उपन्यास है, 2 हाँ, खंडों में है। अब देखिए उसमें शशि शेखर जिस तरह से चीज़ है, वो प्रेमचंद जीवित रहते उसको पसंद करते। नहीं, नहीं करते, कभी नहीं, कभी लेकिन नहीं बाद करते। के दिनों में देखिए कि उसी को जो मध्यम मार्ग, जो मध्यम क्लास है, मिडिल वर्ग ने उसको इतना बड़ा नायक बना दिया, शेखर और अज्ञे और तमाम लोगों को लगा कि एक भूखा प्यासा समाज है, और कहीं न कुछ इसी तरह के खून साहा, खून रूपी जो जिजीविषा जो दमित थी, वो एकदम उभार पा रही थी। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, समाज में कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब कि समाज में जो घटित हो रहा है, उसी को हूबहू हम दिखाएँ। ये कोई फ़ोटोग्राफ़ी तो है नहीं। समाज में जो हो रहा है उसी को नहीं दिखाना है, उस चरित्र को आप मोड़ भी सकते हैं। मैंने एक छोटा-सा उदाहरण ईदगाह कहानी का दिया। समाज में वही हो रहा है कि एक तरफ बच्चे मिठाई खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, मिट्टी के खिलौने हों या काठ के खिलौने हों, सब कुछ खरीद रहे हैं, और एक वही बच्चा है जो एक आदर्श उपस्थित कर रहा है। तो ऐसा तो हम गढ़ेंगे ना पात्र, हमारे समाज दिशा भ्रम हो रहा है समाज का, तो उसमें हम उसको क्या दिशा यह भी निर्देश तो आपको करेंगे। लगता है कि चूंकि प्रेमचंद की पीढ़ी के में जो ये तमाम अज्ञे, यशपाल और जो ये जनेंद्र हैं, वो पृष्ठभूमि परिवेश इनका अलग था, और इसमें कहीं न कहीं एक मध्यम वर्ग का जो एक चढ़ान जो होता है, एक उत्कर्ष होता है, एक ख्याल जो होता है, मिजाज होता है, वो प्रेमचंद के साथ इन्होंने जुड़ाव तो रखा, चूंकि वहाँ नाम के सहारे आगे बढ़ना था, माने उसकी सवारी तो इन्होंने की, लेकिन वो मूल्य लेना नहीं समझे, क्योंकि उस मूल्य में कहीं न कहीं प्रेमचंद इनको गँवार दिखते थे, और ये इनका मूल्य अपना ज़्यादा उनसे उन्नत लगता था। हाँ, ये बात सच है। वो गँवार लगते थे उस दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने मूल्य को पकड़ा था। जो जड़ को पकड़ता है ना, वो गँवार ही लगता है नई पीढ़ी को, हर एक नई पीढ़ी में ये बात होती है। लेकिन जड़ जो पकड़ करके है, वह जो जड़ से जुड़ा होता है, उसको पूरी जनता पहचानती है। आज प्रेमचंद क्यों जीवित है, किसके चलते? किसी अज्ञेय के चलते या किसी जैनेंद्र कुमार के चलते जीवित नहीं है। जीवित है कि उनको जिंदा रखने वाली जो जनता है, जो लोग हैं, जो आम जनता है, वह जिंदा रखी है। या जो आम लोगों के घर से निकलकर पढ़कर आए हुए विद्यार्थी हैं, जो साहब सुबह हुक्मरान बने हुए हैं, उन्होंने रखा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से पहचाना है। हम भले बड़े हो जाएं तो क्या है, आर्थिक दृष्टि से हो या जिस दृष्टि से हो, लेकिन हमें ये तो मालूम होगा ही कि कौन सा लेखक है, कौन सा आलोचक है जो जमीन की बातें करता है, हवाबाजी की बातें नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग आगे प्रेमचंद। भी संवाद करेंगे, विमर्श करेंगे हाँ, प्रमाता को लेकर। प्रेमचंद पुराने लोगों में जितने लोकप्रिय है, आज के लोगों में भी उतने ही लोकप्रिय हैं। जी, और चूंकि आज एक प्रेमचंद के विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी का निधन हो गया, प्रेमचंद को लेकर उन्होंने लगभग 50-55 साल अपने जीवन के दिए, और जी, प्रेम चंद को नए सिरे से उन्होंने एक तरह से
तलाश कर या तराश कर या खोज करके एक नया रूप दिया, नई पहचान भी दी। तो 2 शब्द उनके निधन को और उनकी कमी को लेकर और प्रेमचंद पर उनके किए गए योगदान को लेकर, काम को लेकर कहें हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे। चूँकि आज याद कर लेते हैं, बाद में हम लोग उन पर विस्तार से जी, चर्चा ये करेंगे। बहुत ही दुखद बात है कि अचानक, हालांकि कुछ अस्वस्थ थे सर, गोयनका सर, और उनका निधन हुआ, लेकिन उन्होंने आजीवन प्रेमचंद पर खोज की, बहुत कुछ लिखा उन्होंने, बहुत से ताने सहे। यहाँ तक कि नामवर सिंह जैसे बड़े आलोचक ने भी कहा था कि गोयनका जी तो प्रेमचंद की दुकानदारी करते हैं, और इस बात को लेकर के उन्होंने बहुत सारे लेख बहुत पत्रिकाओं में लिखे और इस भ्रम को तोड़ा। सीधे नामवर जी से संवाद किया कि आपने क्यों कही ये बात, मैं कोई अलग करता हूँ, कोई दुकानदारी कर रहा हूँ तो अलग बात है, मैं खोज कर रहा हूँ और इसको चाहे तो कोई खंडन कर सकता है, मेरी जो शोध है उसको, लेकिन खंडन के लिए कोई आगे न आकर के इस तरह के, तो ये सब बातें हैं इसके साथ लड़ते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि गोयनका जी बहुत सज्जन थे, कभी भी फोन करने पर, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, जरूर उठाते थे। यदि अनुपस्थित रहते थे तो बाद में फोन करते थे। कई बार मुझसे भी बातें हुई है और बहुत ही प्यार से बात करते थे, एक प्रेरणा मिलती थी। उसके बाद विदेशों में उन्होंने हिंदी का जो प्रचार प्रसार किया उसका एक अलग पक्ष है। वहाँ के मॉरिशस के भोजपुरी लोकगीतों का संकलन संग्रह किया, बहुत सारे गीतों को उन्होंने मेरे पास भी भेजा था, पोस्ट किया था कि पाठक जी इसका कहीं उपयोग करेंगे। तो इस तरह खुले दिल वाले व्यक्ति, इतना खोजी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी ही एक लेखक के विषय में खोज करते हुए गंवा दी हो, बिता दी हो और अन्वेषण किया हो, और वही मात्र हम लोगों के लिए धरोहर है। और प्रेमचंद को पढ़ना होगा तो गोयनका जी को पढ़े बिना हम नहीं पढ़ समझ पाएंगे प्रेमचंद जी को, उनकी सारी जीवनी को। तो एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, और आज हम दुखित हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं गोयनका जी के अभाव को। और भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, पूरे परिवार को यह वेदना सहन करने की और हिंदी जगत को भी सहन करने की शक्ति मिले। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि देते हुए अपना विचार को विराम देता हूँ। जी, नमस्कार, आभार। नमस्कार।